इस कहानी के ऑलरेडी 23 चैप्टर हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 24 से। इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जूलियस के सौतेले भाई का असैसिन कहता है हमें जल्द से जल्द किंग शाइनन को मार देना चाहिए। एल्फोन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या हमें किंग शाइनन को मार देना है। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाइनन को जो कि अपने कमरे में आराम से बैठा होता है। इसी बीच उसके खिड़की के पीछे एक परछाई दिखती है जो कि लॉरेंस को मारने के लिए भेजे गए व्यक्ति का था। इसी बीच लॉरेंस एक आवाज सुनता है जिसके कारण वो उस खिड़की की ओर पलटकर देखता है, परंतु वहाँ पर कोई नहीं रहता है। लॉरेंस ये सब अपने साथ होते हुए देखकर वे कहता है लगता है बच्चे यहाँ घर पर नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। लेकिन असलियत में तो उसके खिड़की के पीछे जो असैसिन आया होता है उसे टोटो जान से मार देता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं टोटो को उस असैसिन के मरे हुए शव को एक बोरी में कर बांध के ले जाता है नदी में फेंकने के लिए। उसी वक्त वो एक आवाज सुनता है जो कि डिबोरा होती है। वो कहती है क्या तुमने भी उस असैसिन का काम तमाम कर दिया। डिबोरा भी अपने साथ एक असैसिन का शव लेकर आती है नदी में फेंकने के लिए और वो उस शव को नदी में फेंकते हुए कहती है आजकल कुछ ज्यादा ही असैसिन अटेम्प्ट होने लगे हैं जिसके कारण हमें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। मुझे उम्मीद है प्रिंसेस जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पैट्रिक अपने दोनों असिस्टेंट से कहती है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसीलिए प्लीज तुम मेरे फादर और मदर का प्रोटेक्ट करना। और फिर वे गुस्से भरी नजरों से पलट कर देखती है और कहती है उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं टोटो को जो कि बहुत ही चिंता में था और वे कहता है पैट्रिक क्या आप इस समय सही सलामत होंगे। डिबोरा टोटो का चिंता भरी शक्ल को देखकर रोज पहचान जाती है और वे कहती है क्या तुम प्रिंसेस पैट्रिक को लेकर चिंता कर रहे हो। टोटो कहता है हाँ। डिबोरा टोटो का मजे लेते हुए कहती है वे तो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें इस तरह चिंता करते हुए देखेगी तो फिर वो तो हंसी के मारे लोटपोट होने लगेगी। टोटो ये सुनकर चिढ़ जाता है और वे कहता है शट अप, मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। डिबोरा टोटो के पास जाती है और उसके सर को सहलाते हुए कहती है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसेस अपना ध्यान खुद रख सकती है। परंतु प्रिंसेस जैसे लोग बहुत ही स्पेशल होते हैं। वे लोग आसानी से अकेला महसूस करने लगते हैं जब कुछ दुर्घटना हो तो, बिल्कुल मेरे तरह और उस आदमी के जैसे। इतना कहते ही वे टोटो को सर पर थपथपाती है और कहती है चलो अब ये सब बातें छोड़ो, हमें यहाँ से जाना होगा। आगे वो डरावना चेहरा बनाते हुए कहती है ध्यान से चलना, नहीं तो अगर तुम्हारा पैर स्लिप हो जाएगा और तुम इस पानी में गिर जाओगे तो फिर तुम्हें तो इस पानी के अंदर रहने वाले मगरमच्छ एक ही बार में खाकर डकार भी ले लेंगे। टोटो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और हम देखते हैं उस नदी के अंदर वाले सीन जहाँ पर कई सारे लाशें होते हैं और मगरमच्छ उस पानी में गिरे हुए सारे लाशों को खा जाते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वाले सीन जहाँ पैट्रिक अपने महल लौट आती है और वे कहती है तुम दोनों कैसे हो, क्या तुमने मुझे मिस किया। डिबोरा कहती है प्रिंसेस आपको देखकर अच्छा लगा। टोटो भी कहता है हाँ। डिबोरा कहती है
अब मेरे जान में जान आई आपको सेफली यहाँ पर देखकर। आगे वो पूछती है हिज हाइनेस जूलियस कैसे हैं? पैट्रिक डिबोरा की ओर देखती है और सड़े हुए शक्ल बनाकर कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें सारा रिपोर्ट पहले ही मिल गया है? क्या एक कारनामा काटसा की है? डिबोरा मुस्कुराने लगती है और कहती है इसमें कोई शक है क्या? डिबोरा प्रिंसेस को इस शक्ल को देखकर अपने मन ही मन में कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा प्रिंसेस ऐसा शक्ल भी बना सकती है। पैट्रिक आगे डिबोरा को ऑर्डर देती है और कहती है प्लीज मेरे लिए एक कप टी लेकर आओ। डिबोरा भी टी लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी प्रिंसेस के नजर टोटो पर पड़ता है और वे कहती है तो फिर क्या हम अपना ट्रेनिंग वापस से शुरू करें? जिसे सुनकर टोटो हैरान हो जाता है, परंतु उसका हैरान होने के कारण ट्रेनिंग नहीं होता है। वो तुरंत पैट्रिक के पास जाता है और उसके हाथों को उठाकर चेक करने लगता है। पैट्रिक कहती है टोटो तुम क्या कर रहे हो? इतने में पैट्रिक प्रिंसेस का हाथ स्मेल करने लगता है और वे कहता है ये तो खून का स्मेल है, क्या ये आपका ब्लड है प्रिंसेस पैट्रिक? प्रिंसेस ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वे अपने मन में कहती है ये घाव तो बहुत दिन पहले ही भर चुका है, फिर भी ये इसे कैसे स्मेल कर सकता है? टोटो जो कि एकदम गुस्से में हो जाता है वे प्रिंसेस से पूछता है आपका ये हाल किसने किया है, जल्दी मुझे बताएं। पैट्रिक अपने हाथों को छुड़ाती है और वे कहती है जूलियस के साथ एक छोटा सा इशू हो गया था और ये इंजरी भी इतना सीरियस नहीं है। टोटो जूलियस का नाम सुनकर और भी चिढ़ जाता है और वे कहता है जूलियस जो कि आपका फियांसे है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पैट्रिक इतने में जूलियस के हाथों पर अपने हाथ रखती है और कहती है तुम एक अच्छे बच्चे हो ना टोटो? आगे वो कहती है मेरे बात को समझो, एक छोटे से घाव के कारण मुझे जूलियस का ट्रस्ट मिल गया है, तो इसीलिए तुम इतना चिंता ना करो इसके बारे में। टोटो कहता है लेकिन मुझे तो आपको किसी भी हालत में बचाना था। आगे वे अपने मन में कहता है क्यों प्रिंसेस पैट्रिक को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एंगेजमेंट करना पड़ा। टोटो एकदम से ही उदास हो जाता है। प्रिंसेस टोटो का इस हालत को देखकर वे कहती है मुझे मालूम है तुम्हें ये सब सुनकर बहुत ही दुख हुआ होगा। इतने में पैट्रिक खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है टोटो कैसा होगा अगर हम दोनों को बीच में एक फ्रेंडली मैच हो? तो सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं टोटो और प्रिंसेस पैट्रिक को जो कि अपने गार्डन में स्वॉर्ड मैच के लिए तैयार होते हैं। पैट्रिक कहती है तो फिर शुरुआत करते हैं और वे पूरे जोश से कहती है तुम मेरे ऊपर किसी भी दिशा से हमला कर सकते हो। टोटो जो कि ये सब देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और वे अपने मन में कहता है आखिर पैट्रिक अपने मन में क्या सोच रही है और मैं कैसे अपने तलवार के धार अपने मास्टर के अगेंस्ट यूज करूं। और वे अपने तलवार को बहुत ही लूज तरीके से पकड़े होता है। पैट्रिक जो कि ये सब देखकर मुस्कुराती है और वे कहती है जैसा कि मैंने सोचा तुम पहला वार नहीं करने वाले हो तो फिर मैं आ रही हूँ। इतना कहते ही पैट्रिक एकदम तेजी से अपने तलवार को लहराते हुए टोटो की ओर जाती है, जिसे देखकर टोटो हैरान हो जाता है और वो किसी तरह पैट्रिक के वार को ब्लॉक कर देता है। टोटो पैट्रिक के मूव्स को देखकर वे कहता है प्रिंसेस पैट्रिक कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। इतना कहते ही टोटो भी फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है, जिसे देखकर पैट्रिक कहती है फाइनली तुम भी पूरे मोटिवेट हो गए हो, चलो तो फिर एक एक हाथ कर कर देखते हैं। सीन यहाँ कट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति बैठकर एक लेटर लिख रहा होता है और वो उस लेटर में लिखता है प्रिंसेस मुझे माफ कर दें इतने बुरी तरीके से इस लेटर को लिखने के लिए, लेकिन ये बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं डिबोरा और टोटो को, जहाँ टोटो डिबोरा से पूछता है आखिर प्रिंसेस पैट्रिक इतने कम उम्र में भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। आगे वो कहता है डिबोरा मुझे ये भी मालूम है आप भी स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे ये भी अच्छी तरीके से मालूम है अगर मैं आपको फेस टू फेस
फेस चैलेंज कर दूं तो भी मैं आपसे जीत नहीं सकता। मैं ये सब समझ सकता हूँ कि आपका ये सब कड़ी मेहनत और टैलेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस से आप इतना स्ट्रॉन्ग बने हैं, लेकिन मैं प्रिंसेस पैट्रिक को ठीक से नहीं समझ पा रहा। उनका इतना स्ट्रांग होने का कारण आखिर है क्या? यहाँ तक कि वो मेरे साथ अपने पूरे स्ट्रेंथ यूज कर नहीं फाइट करते हैं, फिर भी मैं उनसे हार जाता हूँ। डिबोरा ये सुनकर एक बैडस लुक देते हुए टोटो से कहती है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो तुम प्रिंसेस पैट्रिक का जजमेंट के ऊपर सवाल कर रहे हो? टोटो ये सुनकर कहता है, नहीं, मैं उनके जजमेंट के ऊपर किसी तरह डाउट नहीं करता हूँ। डिबोरा कहती है, टोटो एक बार जब तुम अपने आप से ये एक्सपीरियंस कर लोगे तो फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। सीन वहाँ कट होता है और हम वापस से देखते हैं जहाँ पैट्रिक और टोटो फाइट कर रहे होते हैं। टोटो कहता है, मैं प्रिंसेस पैट्रिक का स्ट्रेंथ के ऊपर कभी भी शक नहीं किया, मैं तो बस इसीलिए होल्ड बैक कर रहा था क्योंकि ये मेरे मास्टर हैं और मुझे तो इन्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि मुझे इन पर हमला करना है। इसी बीच हम देखते हैं पैट्रिक के वार से टोटो का तलवार चकनाचूर हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वे अपने सामने पैट्रिक को तलवार लहराते हुए उसकी ओर आते हुए देखता है और वे कहता है, अगर मुझे पैट्रिक को प्रोटेक्ट करना होगा तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, अगर नहीं तो फिर मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। इधर हम देखते हैं पैट्रिक जो कि अपने तलवार का दिशा बदल देती है और वे एक फूल को काट देती है और वे अपने मन में कहती है, टोटो तुम अभी भी बहुत ही छोटे हो, फिर भी तुम अच्छे से तलवार चला लेते हो। पैट्रिक ये हमला करते ही रुक जाती है। इतने में हम देखते हैं टोटो को जो कि सीधा उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर पैट्रिक भी हैरान हो जाती है। टोटो उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। टोटो पूछता है, पैट्रिक क्या आप ठीक हैं? पैट्रिक जो कि जमीन पर गिर जाती है वो कुछ देर के लिए अचेत हो जाती है, जिसे देखकर टोटो बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, पैट्रिक ये मेरे हाथों क्या हो गया? इतने में हम देखते हैं पैट्रिक को जो कि सीधा उसके गले लग जाती है और कहती है, टोटो तुम भी अब ताकतवर बन गए हो। पैट्रिक उसे गले लगाते हुए कहती है, तुम तो एक ह्यूमन के रूप में बहुत ही वीक हो, लेकिन फिर भी तुम अपने बीस्टमैन पावर को यूज कर सकते हो, वो भी इतने कम उम्र में। मैं तो तुम्हारे भविष्य के प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस वक्त तुम कितने स्ट्रांग हो गए। पैट्रिक टोटो को हाथों को अपने हाथ पर रखती है और कहती है, टोटो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जिसे सुनकर टोटो ब्लश करने लगता है और कहता है, थैंक यू। पैट्रिक टोटो को देखते हुए कहती है, भले ही क्षण भर के लिए ही टोटो अपना पावर को यूज कर सकता है, मेरे आँखों ने धोखा नहीं खाया है। और वे कहती है, अगर टोटो इसी तरीके से अपने स्किल्स के ऊपर काम करेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब वो मेरे पास्ट लाइफ की तरह स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतने में हम देखते हैं उन दोनों के सर के ऊपर एक चील उड़ रहा होता है, जिसे देखकर पैट्रिक कहती है, ये क्या है? इतने में टोटो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और वो चील उसके हाथ पर आके बैठता है। टोटो कहता है, ये एक अर्जेंट मैसेज है उसकी ओर से। पैट्रिक वो लेटर निकाल कर पढ़ती है और उसमें लिखा होता है, माय लेडी मुझे माफ कर दें इतने बुरे नोट्स के लिए, लेकिन ये एक अर्जेंट मैसेज है। जैसा कि आपने समझा था, आपके पिताजी को मारने का प्लानिंग शुरू हो गया है। पैट्रिक उस लेटर को पढ़ते हुए अपने आप से कहती है, मेरे 11वें जन्मदिन जल्द ही आने वाला है और उसके बाद केवल मेरे पास एक ही साल बचा होगा इस किंगडम को ध्वस्त होने से बचाने के लिए। फाइनली मेरा डेस्टिनी स्टार्ट हो गया है, मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। पैट्रिक एकदम से टोटो को देखती है और कहती है, टोटो हमें हमारे कैसल के लिए
जल्द से जल्द रिक्रूटिंग चालू कर देना चाहिए। और वो उस लेटर को टाइट से मरोड़ते हुए कहती है, मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, मेरे परिवार मेरे लिए अनमोल हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक छोटा सा ऑफिस जहाँ लियोन चाय पी रहा होता है और वो उस चाय के कप को अचानक नीचे फेंक देता है और खांसता है, जिसके कारण उस फ्लोर पर हर जगह खून के धब्बे गिर जाते हैं। क्या लगता है नियोन का असैसिन सक्सेस हो गया है इसे जान से मारने के लिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।